हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में, जो अमाइड से प्योर प्राइमरी अमीन बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड है। अमाइड आपका अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, मतलब उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जब इसे ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम में OH- आयन की प्रेजेंस में, तो हमें प्राइमरी अमीन मिलती है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमोअमाइड रिएक्शन में बीच में बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शन। डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहा जाता है। ये एक स्टेप डाउन सिंथेसिस का मेथड है। कौन सा मेथड है? स्टेप डाउन सिंथेसिस। स्टेप डाउन सिंथेसिस कौन से होते हैं? वो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये है मेरा अमाइड RCONH2। देखो क्या सब्स्टिट्यूटेड है? नहीं है। अगर अमाइड है तो इट इज अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड। कोई एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। Br हो सकता है NH के साथ, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग 1 मोल ऑफ Br2 के साथ कराते हैं और 4 मोल ऑफ KOH के साथ कराते हैं, मतलब रेशो क्या लिया हमने? 1:1:4 का। तब हमें प्राइमरी अमीन मिलती है। कौन सी अमीन मिलती है? प्राइमरी अमीन मिलती है, प्योर प्राइमरी अमीन मिलती है। 2 मोल ऑफ KBr, K2CO3 और 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलते हैं। ये हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन है। अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। क्लियर भाई? 1:1:4 का रेशो लिया, ब्रोमीन और बेस की प्रेजेंस में प्योर प्राइमरी अमीन मिल गई। ध्यान ये रखना है कि अमाइड आपका अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब बच्चा ये है कि ये अमाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये अमाइड है तो रिएक्शन नहीं होगी। कोई एल्काइल ग्रुप ऐसे अटैच है तो नहीं होगी। ठीक है, चलो भी बढ़े आगे। अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मेरे पास क्या प्रेजेंट है? अमाइड प्रेजेंट है। दिस इज RCONH2। रिएक्शन में बेस भी है, KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही हो ना। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। तो यहां से KOH में से आएगा OH- आयन। OH- आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसका हाइड्रोजन और क्या बनाएगा? RCONH नेगेटिव K+। OH ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये भाई बेस था, इसका ये प्रोटॉन एसिडिक था। एसिड बेस रिएक्शन हुई है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा? अब मेरे पास Br2 भी प्रेजेंट है। Br2 भी तो है, देखो Br2 और KOH के साथ करा रहे हो ना आप रिएक्शन, तो ये NH- अटैक करेगा Br पे और ये लीव कर जाएगा K+ के साथ। तो एक तो KBr निकला
और क्या बना, RCO NHBr, N ब्रोमो अमाइड, N पे ब्रोमो अमाइड। रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड। ब्रोमोअमाइड क्या बताया था, बीच में बनता है, बीच में बना। तभी मैंने आपसे कहा था कि इस आर की जगह अगर Br है तो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। चलो ये भी समझ में आ गया। अभी भी इस N ब्रोमोअमाइड के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिडिक है। फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। OH माइनस आयन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, RCO N माइनस और Br, RCO N माइनस Br, KOH की तरफ से KOH की फॉर्म में आया होगा ना, यहाँ पे K प्लस प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अभी एक और Br2 से रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिएक्शन का। यहां तक देखो समझ आया या नहीं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर होगा बच्चा वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि हमें इस Br को लीव कराना है। ये Br लीव करेगा। जब ये Br लीव करेगा तो नाइट्रोजन के साथ पहले Br अटैच था, इसको कंपनसेट करने के लिए यहां से ये एल्काइल ग्रुप यहां माइग्रेट करेगा। Br को हमें लीव कराना है, तो Br ने जब लीव किया तो यहां से इस एल्काइल ग्रुप ने माइग्रेट किया नाइट्रोजन पे। अब कार्बन के पास से ये गया तो कार्बन के पास कुछ कमी हो गई, उसको कंपनसेट करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे। ये रीअरेंजमेंट बच्चा ऐसे ही होता है। ऐसा कहा जाता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल फैक्ट है, थ्योरेटिकल बात है कि यहाँ पर असाइल नाइट्रीन बनती है, RCON। नाइट्रोजन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दिस इज नाइट्रीन। इसके बारे में हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बात करेंगे। दिस इज असाइल नाइट्रीन। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, जब भी बीच में किसी स्टेप में रिएक्शन में ऐसी कंडीशन आती है, तब क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्योंकि वेकेंट p है, जैसे ही ये p वेकेंट होता है वैसे ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं यहाँ पर और ये शिफ्ट कर जाता है इन p ऑर्बिटल में, R शिफ्ट कर जाता है p ऑर्बिटल में। ठीक है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR। हालांकि बीच में ऐसा कोई इंटरमीडिएट बना, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेप होता है, ये जो रिएक्शन होती है, ये बड़ी जल्दी होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होती है, बहुत जल्दी होती है। मतलब जल्दी से, जैसे ही ये आया, ये यहाँ पे आया, इसने लीव किया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ चला गया, बहुत जल्दी हुई ये रिएक्शन। ऐसा कोई इंटरमीडिएट बना नहीं, लेकिन इस टाइप का रिएक्शन है। इट डज नॉट फॉर्म बट इट इज एक्सपेक्टेड। ऐसी ये बात कही गई है, थ्योरेटिकल बात है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। चलो ठीक है, बहुत हो गई इसके बारे में बात। अब यहां पर क्या बनेगा, N के पास आ गया R, इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR।
ठीक है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे बच्चा बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। कुछ याद आ रहा है आपको? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस डिजास्टर 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। वो एक गैस रिलीज होने की वजह से हुआ था। उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। वो ये थी CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसो मतलब N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसोसाइनाइड तो यही होता है, आइसोसाइनाइड नहीं होता, आइसोसाइनेट होता है। तो CH3NCO, तो ये क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस डिजास्टर। ये IIT में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भोपाल गैस डिजास्टर में ये गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। दो आइसोसाइनेट भी था, मिथाइल आइसोसाइनाइड भी था। साइनाइड हमने ज्यादा सुना है तो बच्चों ने उसे टिक कर दिया था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस डिजास्टर में। कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 की बात है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हमारे पास ये बन गया, रिएक्शन में ये बन गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखो कि ये जो वुल्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप है, यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तभी बात करेंगे। यही इस रिएक्शन का RDS होता है। RDS मतलब हाँ भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है। यहाँ तक हमें समझ में आया किस तरीके से बेस ने एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया एंड ब्रोमोमाइड बनाया। फिर उसके बाद हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ। अब देखते हैं कि ये एल्काइल आइसोसाइनेट में फर्दर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 ऑफ दिस रिएक्शन, स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म का क्या था बच्चा? यहाँ लिख लो। स्टेप नंबर 1 था फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 था फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्काइल आइसोसाइनेट, और स्टेप नंबर 2 में इस एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होता है। स्टेप 2 पे आओ। यहां तक समझ आया? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट कर लो। कोशिश करा करो नोट कर लो, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को हाथ से लिख के देखते हैं तब वो ज्यादा देर तक रिटेन रहती है हमारे साथ ना। वीडियो देख ही रहे हो तो इसको साथ साथ नोट भी करना है आपको, ठीक है, अपने लिए। हाइड्रोलिसिस स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या है बच्चा? हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एल्काइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट, RNCO बना। बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो KOH रिएक्शन में प्रेजेंट है ना, इसमें से आएगा OH माइनस आयन। OH माइनस आयन अटैक करेगा कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर, तो ये बनाएगा R डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड CO माइनस और OH। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से बैक मारेगा और चला जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, होगा ना।
दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों इस चार्ज के भार को मिलकर उठाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर एन के ऊपर नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये नाइट्रोजन कहता है कि मुझे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो सकता है ना, तो मुझे ये प्रोटॉन दे दो, ये प्रोटॉन मुझे दे दो। तो ये कहेगा चलो ठीक है, वैसे भी मैं तो ऑक्सीजन हूं, तो मैं नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता हूं, ले लो प्रोटॉन। तो यहां से इस प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है इस नाइट्रोजन के पास। इस नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। अब यहां से रिलीज होती है CO2 गैस। तो ये आया यहाँ पे, जैसे ये यहाँ आया, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कोई ना कोई एक बॉन्ड तो टूटेगा, ये टूटेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस करवाना नहीं, अमीन बनानी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH माइनस प्लस CO2। रिएक्शन में देखो पानी निकला था, कहीं पानी रिलीज हुआ था, अरे बाबा रे, यहाँ पर पानी, हाँ, और OH माइनस यहाँ पर पानी, पानी तो बहुत रिलीज हुआ है। तो ये पानी आगे स्टेप में रिएक्शन मिक्सचर में ही तो रहेगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस में काम आएगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस में काम आएगा। तो इस वाटर का काम है अब प्रोटॉन देना इसको, RNH2 प्लस CO2, ठीक है। ये CO2, अब देखो रिएक्शन में KOH भी तो रिलीज हुआ, ये रहा KOH, दूसरा KOH क्या है भाई, OH मान, ये रहा दूसरा KOH। ये KOH रिएक्ट करेगा इस CO2 के साथ और बना लेगा K2CO3, RNH2 प्लस K2। अब देखो भाई क्या क्या बना, RNH2 प्लस K2CO3, CO2 जो बना था वही K2CO3 में कन्वर्ट होता है। KOH की पूरी रिएक्शन में हमारे 4 मोल्स यूज हुए, ठीक है, 2 मोल निकले KBr के, ठीक है, एक KBr यहाँ निकला, एक KBr आपका यहाँ निकला, कहाँ है भाई, ये रहा, इधर लिखो भाई, KBr निकला है, N माइनस K प्लस से अटैच है ना, एक KBr यहाँ निकला। इसीलिए ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन का ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, जिसमें 1 मोल ब्रोमीन यूज किया, 4 मोल्स KOH के यूज किए, प्राइमरी अमीन बनी 2 मोल KBr के, 1 मोल K2CO3 का और 2 मोल वाटर के रिलीज हुए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। ये तो हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म। बीच में एक इंटरमीडिएट, बीच में आपका इंटरमीडिएट में एल्काइल आइसोसाइनेट बना था, जो वुल्फ रीअरेंजमेंट से बना था। वुल्फ रीअरेंजमेंट बच्चा अपने आप में अलग से पढ़ाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। तो थोड़ी सी बात हम लोग वुल्फ रीअरेंजमेंट के ऊपर भी करते हैं, क्योंकि वुल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू ही यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनेट बना, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ और उसने हमें प्राइमरी अमीन दी। तो अब हेडिंग डालो, वुल्फ रीअरेंजमेंट। This is the middle portion of Hofmann-Bromamide rearrangement. ये Hofmann-Bromamide rearrangement का मिडल पोर्शन है। Hofmann-Bromamide रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। तो क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके की स्पीशीज में होता है, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, RCON के ऊपर कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। Lg बोले तो लीविंग ग्रुप। आपको आगे मैं नेम रिएक्शन की सीरीज में भी
और रीअरेंजमेंट कराऊंगी, कर्टस रीअरेंजमेंट और बाकी रीअरेंजमेंट, जिसमें इसी तरीके की स्पीशीज बनेगी। यहाँ पर ये जो लीविंग ग्रुप होता है ना, ये BR हो सकता है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट था। ये OACS हो सकता है, ये N2 पॉजिटिव हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसे रीअरेंजमेंट में क्या होता है, क्या हुआ था याद करो, लीविंग ग्रुप तो लीव कर गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर आए, ये R ग्रुप आया इसको संभालने के लिए कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, भाई बैठा है यहाँ पे, तो ये आके शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कार्बन ने भी तो अपना एल्काइल ग्रुप मुझे डोनेट किया, मुझे मेरे ऊपर शिफ्ट कराया, तो मैं भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता हूं। तो ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे में बनेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर R। क्या बना था ये, एल्काइल आइसोसाइनेट। यहाँ पर ये जब लीविंग ग्रुप लीव करता है तो कुछ इस तरीके की स्टेट आती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, दिस इज नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन। तो ये यहाँ शिफ्ट करता है, ये यहाँ पे आता है इसकी p ऑर्बिटल में, है ना। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसे एविडेंस नहीं है, रिएक्शन तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, ठीक है भाई, यहां तक समझ आया। चलो भाई, अब आते हैं रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। लंबी गहरी सांस लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट था कि रिएक्शन याद रखनी है हमें, 1:1:4 का रेशियो होता है। K2CO3 कितने बनते हैं, 1 मोल बनते हैं। KBr कितने रिलीज होते हैं, 2 रिलीज होते हैं। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, तो रिएक्शन याद रखनी है। RCONH2 के साथ 1 मोल Br2 और 4 मोल्स ऑफ KOH रिएक्ट करेंगे, ये RNH2 बनाएगा प्लस 2 मोल्स ऑफ KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। दिस इज आवर ओवरऑल रिएक्शन, ये हमें याद रखनी है। और ये जो सारी स्पीशीज बनी, ये हमने रिएक्शन में मैकेनिज्म में देख भी ली कि कौन कहाँ पर बना और कितना। 1:1:4 याद रखना, ठीक है भाई। दूसरा आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे, इधर तक क्लियर। जो वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन का स्टेप क्या है, रिएक्शन का स्टेप है वुल्फ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कौन सा हो रहा है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ आपको कुछ लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था भाई, ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। इस पे बात करें, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना, तो इस पे भी बात करते हैं। ये वुल्फ रीअरेंजमेंट जो होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट जो होता है, इसमें ये जो माइग्रेशन होता है R का, किसका माइग्रेशन हो रहा है, R का, दिस इज इंट्रामोलिकुलर एंड स्टीरियो कंजर्वेटिव। दो भारी वर्ड, इंट्रामोलिकुलर एंड स्टीरियो कंजर्वेटिव। इंट्रामोलिकुलर होता है और स्टीरियो प्रिजर्वेटिव बोल सकते हो और स्टीरियो कंजर्वेटिव बोल सकते हो। स्टीरियो कंजर्वेटिव एंड इंट्रामोलिकुलर। पहले बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर के बारे में। इंटर नहीं होता, बिटवीन दी मॉलिक्यूल नहीं होगा,
इंट्रामोलिकुलर होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रामोलिकुलर नेचर के बारे में। इंट्रामोलिकुलर नेचर का मतलब ये है, मान लो आपको दो अमाइड का मिक्सचर दे दिया, एक तो इथाइल CONH2, यहाँ पे ना इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लगा दो 14, और दूसरा आपको दिया मिथाइल CONH2, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लगा दो यहाँ पे 15, 14 और 15 लगा दिया। इसकी रिएक्शन कराओ इसके साथ, KOBr के साथ, KOH और Br2 के मिक्सचर को, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे यहाँ ये भी लिख लो, KOH और Br2 के मिक्सचर को, कई बार ये KOBr भी लिखा आ सकता हो सकता है KOBr भी ना हो, OBr माइनस लिखा हो सकता है OBr माइनस लिखा हो, और उसके साथ रिएक्शन करानी हो। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, एग्जामिनर सब सजा के नहीं देगा आपको, तो आपको कुछ चीजें खुद भी समझनी है। तो KOBr के साथ इसकी रिएक्शन कराई, क्या होगा बच्चा, ये बनाएगा EtNH2 14 प्लस ये बनाएगा CH3NH2 NH2 15। ये बनी होगी रिएक्शन एक इंटरमीडिएट के थ्रू, मतलब यहां पर इंटरमीडिएट रहा होगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ET, यहां इंटरमीडिएट रहा होगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और CH3। इंट्रामोलिकुलर, यहां ये जो माइग्रेशन हुआ, ये माइग्रेशन विद इन दी मॉलिक्यूल होता है। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये माइग्रेशन हो जाए। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। तो दिस रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर। क्या होता है बच्चा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है दूसरी चीज। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं। ये हमने किया, और दूसरा ले लो CONH2। हाँ भाई, इंटरमीडिएट बनाओ, कराओ इसकी रिएक्शन। किसके साथ करानी है इसकी रिएक्शन? हम कराएंगे KOH Br2 के साथ, KOBr के साथ, OBr माइनस के साथ। हाँ, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा CH3NH2, इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। पहले यहां से शुरू करो, ऑक्सीजन से शुरू करो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और जो एल्काइल ग्रुप है उसको नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दो, N ब्रोमामाइड, N पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, O से शुरू करो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहां आ गया बेंजीन। बताओ, क्लियर? यहां तक इंटरमीडिएट बना लोगे, 2-3 बार लिख के देखना हाथ से, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब CH3NH2 आ गया, और यहाँ पे कोई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी आप बना सकते हो। ये हुई इसके इंट्रामोलिकुलर नेचर के बारे में बात। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था भाई? मैंने बताया था रिएक्शन स्टीरियो कंजर्वेटिव होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिजर्व रहती है। यहाँ पर इसको लिख लो भाई, दिस इज नथिंग बट प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन की
प्रिजर्व रहती है। मतलब क्या है इसका? इतना भारी वर्ड, इसका मतलब देखते हैं। स्टीरियो कंजर्वेटिव नेचर, स्टीरियो कंजर्वेटिव। तो स्टीरियो कंजर्वेटिव मतलब मैं ना एक अमाइड लेती हूँ जिसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो कायरल है। C के ऊपर लगाया हमने P, एक लगा दो Q, एक लगा दो R, CONH2। इसकी रिएक्शन कराई हमने KOH के साथ Br2 की प्रेजेंस में। अच्छा क्या होगा? फर्दर 2 स्टेप्स जब आप करोगे तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी, N-Br बनता है। ध्यान से इसका मैकेनिज्म देखना, ठीक है? वीडियो को पॉज करना और इसका मैकेनिज्म देखना। अच्छा ये आपका बनता है N-Br, बना के देखना। एक बार जब लिख लोगे तो समझ आ जाएगा। N-Br ये बन गया। अब मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट में ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और Br लीव कर जाएगा। देखो ध्यान से, यही होता था वुल्फ रीअरेंजमेंट में, यही होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट में। देखो इसे ध्यान से, देख लिया? तो इसका मतलब स्टीरियो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है, मान लो अगर ये R है, अगर ये R है तो माइग्रेट होने के बाद जब ये नाइट्रोजन से अटैच होगा तब भी R रहेगा। और अगर ये S है तो माइग्रेशन के बाद भी ये S रहेगा। मतलब बिफोर माइग्रेशन एंड आफ्टर माइग्रेशन रीअरेंजमेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिजर्व रहती है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ आता है, बनाओ उसको। दिस इज C P Q R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बच्चा नाइट्रोजन के पास पहुंचा दिया हमने इसको। अभी भी ये जैसा था ये वैसे ही माइग्रेट करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हमने देखा इसका स्टीरियो कंजर्वेटिव नेचर, इंट्रामोलिकुलर होता है, इंटरमीडिएट कौन सा प्रिडिक्ट किया गया है ऐसा कि बनता है, ठीक है? रिएक्शन में रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है?